Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव। हर साल 1 फरवरी का इंतज़ार हर किसी को रहता है, हर देशवासी को रहता है, और इस बजट को खास बनाने के लिए हम लेकर हाजिर हैं। ललन टॉप लेकर हाजिर है 24 का बजट। इस सीरीज़ में हम बताएंगे बजट से जुड़ी कई रोचक जानकारियां, जैसे बजट का इतिहास, बजट से जुड़ी एक्सप्लेनर और तमाम सारे अपडेट्स। आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी। आज उनसे जानेंगे कि बजट की जो शब्दावली है, बजट से जुड़े जो टर्मोलॉजी है, उनको आसान भाषा में किस तरह से समझा जाए ताकि एक आम आदमी, एक आम देशवासी बजट को अच्छे से समझ सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको समझना हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो आज हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी जुड़े हैं। उनसे एक एक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको बजट की अच्छे से समझ हो सके। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बजट के जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी काफ़ी कठिन होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मेरा आपसे एक जानना है कि ये इस बार का जो बजट होगा उसको अंतरिम बजट, वोट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, ये क्या होता है? फिर एक एक चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, जिस साल में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन हम सब जानते हैं बहुत सालों से यही अप्रैल मई के दौरान होते हैं। बजट आता है फरवरी में, और क्योंकि फरवरी और मार्च और अप्रैल मई के बीच में कुछ महीने रह जाते हैं, तो सरकार इसमें पूरे साल का बजट नहीं ला सकती, क्योंकि संसद जो कि बजट को अप्रूव करती है, वो संसद ही डिसॉल्व होने वाली होती है। तो सरकार क्या करती है, या संसद क्या करती है कि 1 फरवरी को एक वोट ऑन अकाउंट ले आती है। वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है कि लेखा अनुदान। उसका अर्थ ये हुआ कि जो बाकी के बचे हुए महीने हैं उसमें जो सरकार ने खर्च करना है, उसके ऊपर एक तरह से संसद का अप्रूवल ले लिया जाता है कि साहब ये जो कुछ महीने हैं, फरवरी हो गई, मार्च तक का तो होता ही है, या यूं कहूं मैं अप्रैल मई 1 2 3 महीने का हम अप्रूवल ले लेते हैं। उसको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। जो फुल फ्लैश बजट होता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन होकर नई सरकार, नई संसद बन जाती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं अमूमन जुलाई के महीने में एक फुल फ्लैश बजट आ जाता है। तो इसको कुछ लोग अंतरिम या इंटरिम बजट भी कहते हैं, पर इसका जो टेक्निकल नाम है वो वोट ऑन अकाउंट है, जो कि कुछ महीने के लिए खर्च की सैंक्शन संसद से ले ली जाती है। तो सबसे पहले सर, बजट में जब बजट की बात कर रहे हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया, जैसे जीडीपी है, फिजिकल डिफिसिट, ऐसे कई मामले होते हैं जो लोगों के समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जीडीपी क्या होती है? देखिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं, और जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उनको स्कूल की किताबों में, 12वीं 11वीं की किताबों में, बीकॉम की, बीए की किताबों में पढ़ने को मिलता होगा। पर अब ये टर्म इतनी कॉमन हो गई है और इतनी जल्दी जल्दी सुनाई देने में मिलती है कि अब ये आम आदमी के सुनने में आने लगी है। तो इसलिए आम आदमी को समझना जरूरी है क्या चीज़ होती है। तो जीडीपी को हम बहुत सरल भाषा में अगर समझें, मैं अगर इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में गहराई में ना जाऊं, तो बहुत ही सरल भाषा में कि आप और हम मिलके, या देश का हर नागरिक मिलके, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कर रहा है, यानी जो सर्विस देने वाला सर्विस दे रहा है, मैन्युफैक्चर करने वाला मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो देश की जीडीपी बन जाती है। हम सब जानते हैं जीडीपी हमारी इस समय करीब करीब $4.25 ट्रिलियन के आसपास है, और हम इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जीडीपी के टोटल से मापा जाता है। सबसे बड़ी अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, बीच में जापान और जर्मनी आते हैं, 5वां नंबर भारत का है। तो जीडीपी आपके और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को अगर जोड़ देते हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। 2 तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है और एक जीडीपी होती है जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। बल्कि एक आंकड़ा तो यह भी कहता है कि भारत परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब आपकी खरीदारी की क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से तो भारत आज भी दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था है जीडीपी के दृष्टि से। जी। अब जो दूसरा एक शब्द है फिजिकल डिफिसिट, इसका पूरे बजट के दौरान काफ़ी चर्चा भी होती है, और बल्कि बजट ही नहीं, पूरे साल भी होती है। जो भी लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, वो हमेशा उनके अंदर हमेशा ही चलता है कि राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट होता क्या है। इसको थोड़ा आसान शब्दों में, आसान भाषा में, उदाहरण सहित समझाइएगा सर। बहुत आसान है फिजिकल डेफिसिट को समझना। फिजिकल FISCAL होता है, बहुत सारे लोग इसको फिजिकल डेफिसिट भी कह देते हैं,
पर इसको आप राजकोषीय घाटा हिंदी में हम कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं, मान लीजिए आप अपने घर का जब महीना शुरू होता है तो उसका एक आप हिसाब किताब बनाते हैं, वह इस महीने मेरी इतनी तनख्वाह आएगी या इतनी आमदनी आएगी और इतना मेरा खर्च रहेगा। और मान लीजिए आपका खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा जा रहा है, मतलब आप कमाते हैं 50,000 रुपये महीना, पर उस महीने आपका जो खर्च है वो 60,000 रुपये महीना हो रहा है। तो ये जो 10,000 रुपये है, जो 10,000 की शॉर्टेज हो रही है आपको, इसको समझिए, इसी को हम देश के परिप्रेक्ष्य में ले आए कि देश को जो भी आय होती है, जो भी रेवेन्यू होता है या जो भी आना होता है और जो जाना होता है, उस आने और जाने का जो डिफरेंस होता है, अगर वो आने वाला कम पड़ जाए और जो जेब से निकलने वाला ज़्यादा हो जाता है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये डेफिसिट इस साल का जो एस्टिमेट है पूरे बजट का 5.9% टारगेट रखा गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में शायद ये टारगेट पूरा हो जाए, मतलब इस टारगेट के अंदर ही रहे। यानी कि अगर मैं और आसान भाषा में कहूं तो देश को जो कमाई हो रही है और देश की जो खर्च हो रहा है उसमें 5.9% का डिफरेंस रहने की उम्मीद है। तो बस फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं, आपकी इनकम जो आना है और जो जा रहा है उसके बीच में जो शॉर्टेज हो रही है, जो कमती पड़ रही है, उसको फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं। तो फिस्कल डिफिसिट को आपने बहुत आसान शब्दों में बताया। एक बार बार जिक्र होता है फाइनेंस बिल का बजट में। बजट जब पढ़ा जाता है तब भी वित्त मंत्री जी कई बार ये बात करती हैं कि फाइनेंस बिल में ये है, फाइनेंस बिल वो है। तो फाइनेंस बिल क्या होता है, इसको थोड़ा सा और हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी हाँ, फाइनेंस बिल बाकायदा एक लॉ की तरह निकाला जाता है और ये बजट के साथ ही आता है। जो टैक्सेस में बदलाव किए जाते हैं, हम सब जानते हैं कि जब वित्त मंत्री अनाउंस करते हैं बजट को तो इंतजार रहता है बजट के उस हिस्से का जहां पर जाके वो टैक्स के बारे में बताएंगे। और जब वो आने वाला होता है, मुझे लगता है संसद में बहुत हल्ला भी मचता है, आप ध्यान देते हो, क्योंकि वो आम आदमी को सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो वहां जो टैक्स के लॉज में जो चेंजेस किए जाते हैं, जो बदलाव किए जाते हैं, उनको फाइनेंस बिल के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के तौर पे दो, मान लीजिए आयकर की, जैसे आयकर का लिमिट होती है, अब आजकल लिमिट मान लीजिए नए टैक्स रिजीम में 3 लाख की है, पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की है। अब मान लीजिए इस रिजीम में बदलाव करा जाता है, या यूं कहो कि नए रिजीम में जैसे अभी 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, सेक्शन 87 को ले लें, मान लीजिए इसको 7 से 7.5 किया जाता है। तो जिस सेक्शन में ये 7 लाख का या 87A का प्रावधान है, उस सेक्शन में जब बदलाव किया जाएगा तो फाइनेंस बिल के माध्यम से किया जाएगा। तो वो फाइनेंस बिल बाकायदा अलग से होता है और फाइनेंस बिल में बहुत बारीक आपको सब क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, ये सारे बदलाव वहां दिखते हैं। इस फाइनेंस बिल को 75 दिन के अंदर संसद को पास करना होता है। तो इसलिए जो भी बजट सुने और खासकर अगर वो टैक्स में रुचि रखता है तो उसको फाइनेंस बिल, जो कि बहुत बारीक लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको बल्कि कुछ लोग तो एक छोटा सा हाथ में माइक्रोस्कोप लेके पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है, या एक मैग्नीफाइंग लेंस लेके पढ़ते हैं, उसको बहुत बारीकी से देखना चाहिए अगर आपकी टैक्स में रुचि है, क्योंकि छोटी सी चीज फाइनेंस बिल में लिखी हुई आपके जीवन को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित कर सकती है। ये रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और हमारे दर्शक अगर उदाहरण सही जानना चाहें तो क्या आप बताएंगे उनके लिए। देखिए, रेवेन्यू को हम कमाई से देखते हैं और डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अगर हम डेफिसिट का सीधे सीधे हिंदी लें, जो आपको कमी पड़ जाती है, कमी पेशी जिसको हम कहते हैं। तो जो सरकार की टोटल कमाई होती है साल को, सरकार को जो साल का आना होता है वो 2 तरीके से आता है। एक आता है टैक्स रेवेन्यू से, एक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू तो होता है क्योंकि हम देखते हैं करीब 80 से 85% सरकार की कमाई टैक्सेस से होती है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, इन सबको मिला के रेवेन्यू कहते हैं। तो अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट को बहुत आसान भाषा में कहूं तो मान लीजिए आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं और आपकी महीने में सेल एक्सपेक्टेड थी 5 लाख रुपए की, कि मैं दुकान चलाता हूं या कोई ट्रेडिंग का बिजनेस, मुझे 5 लाख रुपए इस महीने रेवेन्यू आना था, और वो आपका बाई चांस किसी वजह से 4.5 लाख आया, तो मैं कहूंगा कि आपको 50,000 रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। यानी कि मेरी जो कमाई होनी थी, और अगर मैं इसको बजट के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो सरकार को जो आय होनी थी, सरकार ने जो आय का एस्टिमेट लगाया था, उस एस्टिमेट में अगर शॉर्टेज हो जाती है, कमी पड़ जाती है, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट की तरह से समझते हैं। सर, अब जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है वो है टैक्स। आम आदमी हो, कारपोरेट हो, सबको टैक्स तो परेशान करता ही है जी। तो बजट में हर आदमी इंतजार में रहता है, खासतौर से मिडिल क्लास नौकरी पेशा, कि टैक्सेस कैसे होने वाले हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताइए सर। देखिए, डायरेक्ट टैक्स
का अर्थ अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो उसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाता है उसी व्यक्ति को यह टैक्स देना होता है, यानी कि जिस पे लगाया जाए उसी की जेब से जाएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट कहते हैं, सीधा सीधा जिस पे लगाया गया उसको दिया। और अगर मैं इसको बजट की भाषा में कहूं या आम भाषा में कहूं तो अगर मैं इसको इनकम टैक्स कहूं तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, अगर आप सैलरी नौकरी पेशा करते हैं तो आपकी तनख्वाह में से टीडीएस कटता होगा, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ अगर टीडीएस में कमी पड़ जाती है तो आप उसको जमा भी करते हैं, फालतू होता है तो रिफंड भी आता है। कुल मिला के इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स कई किस्म का होता है। ये अगर किसी व्यक्ति की सैलरी पे लगाया जाए तो इसको सैलरी का टैक्स बोल देते हैं, अगर ये कंपनीज पे लगाया जाए तो इसको कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हैं, यही अगर किराए की इनकम हो तो इसको आप कुछ लोग तो इसको हाउस रेंट पे टैक्स कह देते हैं, ब्याज पे लगता है तो ब्याज पे टैक्स हो जाता है। इन सबको 5 स्रोत होते हैं डायरेक्ट टैक्स के। इसके अलावा कंपनी पे टैक्स होता है, यानी कि जो टैक्स जिससे लेने की मंशा है उसी पे लगाया जा रहा है तो उसको डायरेक्ट टैक्स करते हैं, और सरल भाषा में इसको इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो सरकार दिखाती तो नहीं है, दिखता नहीं, मतलब आम आदमी को दिखता नहीं लेकिन वो लगता है? देखिए, जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है कि जिस व्यक्ति पे लगाने की मंशा है उसी पे लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है जिस पे लगाया जा रहा है उस पे नहीं, किसी और पे जाके लगता है। क्यों? जब माल बन के फैक्ट्री से चला तो जिस समय फैक्ट्री से माल चला तो होलसेलर को फैक्ट्री ने टैक्स लगा दिया, उसके बाद होलसेलर ने रिटेलर पे लगाया, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति पर लगता लगता फाइनली ये अंतिम कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता होता है, उस पे आके लग जाता है। और अगर मैं अब तो 2017 के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स को समझना और आसान हो गया है, क्योंकि 16-17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको हम कहते हैं, तो इस जीएसटी को अगर हम कहें, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक फर्क और बहुत महत्वपूर्ण है जो समझना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स 8 करोड़ 18 लाख इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल फाइल हुई, उसमें से टैक्स देने वाले 1.5-2 करोड़ लोग थे, वो एक अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। और इनडायरेक्ट टैक्स तो मैं ये मानता हूं कि एक छोटा बच्चा भी जो पैदा होता है वो भी किसी ना किसी तरीके से दे देता है, क्योंकि उसका भी दूध, डायपर, कुछ भी बाजार से खरीदा जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो मेरे हिसाब से देश की सारी 142 करोड़ जनता किसी ना किसी रूप में देती है, पर डायरेक्ट टैक्स कुछ लोग देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जीएसटी अगर भारत के संदर्भ में कहें, और डायरेक्ट टैक्स हुआ इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 4 प्रकार का होता है: आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इन 4 को मिला के जीएसटी बनता है, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बजट में, जो इसको बार बार बोला जाता है, वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में भी पढ़ती हैं कि एक्सपेंडिचर का इतना एलोकेशन किया गया है, तो ये क्या है? देखिए, देश की मूलभूत जरूरतें जो होती हैं, या देश का यूं कहूं तो बुनियादी ढांचा जो है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, एयरपोर्ट्स बनाना है, पोर्ट्स बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, स्मार्ट सिटीज बनाना है, हाईवेज बनाना है, सड़कें बनाना है, ये सब चीजें केपेक्स में आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट फॉर्म में और आम प्रयोग में केपेक्स कहते हैं। कैपिटल का कैप ले लिया, एक्सपेंडिचर का एक्स ले लिया, उसको केपेक्स कहते हैं। तो जब भी सरकार खर्च करती है किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे पर या मूलभूत पर, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉर्मली माना जाता है कि ये केपेक्स ही सरकार की आय या लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं। अब आज मान लीजिए हमने कोई एयरपोर्ट बनाया, मैं अयोध्या का एग्जाम्पल लेता हूं। आज अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बन गया है तो उस एयरपोर्ट का प्रयोग हवाई जहाज की आवाजाही के लिए किया जा रहा है, लोग वहां पहुंचते हैं, तो लोगों को इससे सुविधा मिल रही है, सरकार को भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है। इसको मैं कैपेक्स के कैटेगरी में ले लेता हूं। तो जब भी बजट का वो हिस्सा जो कि इन मूलभूत जरूरतों की एलोकेशन में किया जाता है, या यूं कहूं कि बुनियादी ढांचे के लिए किया जाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रूप में जानते हैं। बजट से जुड़ी ये कठिन शब्दावली कहें, तकनीकी शब्द कहें, आज हमने कई शब्दों के बारे में अच्छे से जो एक्सपर्ट हैं शरद कोहली जी, उनसे जाना। शेयर बाजार से, इंडस्ट्री से जुड़े, बाकी सेक्टर से जुड़े लोगों से भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे। तब तक आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए।